नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको कोविड हुआ, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए, कोई जैसे मेजर सिम्टम्स नहीं आए और घर पे ही विद प्रॉपर डाइट एंड केयर आप ठीक हो गए? या उन लोगों में से जिनको थोड़ा सीवियर कोविड हुआ, had to rush to the hospital and hospital में with proper medicines and maybe आपको ऑक्सीजन भी चढ़ी, पर now you're recovering and just fine? या उन लोगों में से जिनको माइल्ड टू थोड़ा सीवियर कोरोना हुआ एंड लेटर जब आपका सीटी स्कैन हुआ तो यू गॉट टू नो कि आपको निमोनिया भी हो गया है, एंड फिर उस केस में या तो आपको थोड़ा स्टेरॉइड्स दिया गया या फिर कुछ ओरल मेडिकेशंस मिली, एंड बाद में जब फिर से सीटी स्कैन हुआ तब योर लंग्स वर क्लियर एंड एवरीथिंग जस्ट सीम नॉर्मल। पर अभी भी अगर मैं आपको बोलूं कि शायद एज सच नॉर्मल चीजें नहीं हुई हैं, वेल, according to the researchers at the universities of the Sheffield and Oxford in the UK, उसमें ये पता चला है कि कोरोना मरीज में ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक फेफड़े खराब रह सकते हैं। खास बात ये है कि इसका पता आम सीटी स्कैन से नहीं पता चल पाता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने या उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने के बाद भी उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। कुछ मरीजों में और अधिक लंबे समय तक भी लंग्स खराब रह सकती हैं। वेल, द फैक्ट कि ये सब हमें सीटी स्कैन से भी नहीं पता चल सकता और ये बात इज एक्चुअली क्वाइट अलार्मिंग। सो इस स्टडी के बारे में एंड टू नो मोर ऑन कोविड एंड द इफेक्ट्स इट हैज ऑन आवर लंग्स एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक in the recovery, we have an expert with us, Dr. Manish Sahu, a physician, chest specialist and pulmonologist. So let's get some quick answers on this particular concern. Firstly, thank you for connecting with us. It's a pleasure. आपने अपने busy schedule से you took out some time, so thank you for that. And and so I'll start with a very basic question कि कोविड का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफ यू कुड एक्सप्लेन इन लाइक अ लिटिल ब्रीफ कि क्या क्या इफेक्ट होता है। Oh, first of all, COVID, general public should know this, whether COVID is symptomatic or whether COVID is asymptomatic, because 80% person को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें COVID होके चला भी गया। But as a doctor in hospitals, when there are patients जो रूटीन किसी दूसरे काम के लिए आते हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं होता कि उन्हें कभी कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, उनका रूटीन एक्सरे या सीटी स्कैन या जो वर्कअप होता है तो उसमें पता चलता है उनके लंग्स में निमोनिया हो रखा है ऑलरेडी। सो इट इज लाइक अगर लंग्स कोविड है तो लंग्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। वेदर ये सीवियरिटी कितनी है वो हमें नहीं पता, बहुत कम भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकते हैं, बट अगर कोविड है तो आपके लंग्स इन्वॉल्व होंगे। सो जो निमोनिया होता है जो कोविड में वो वायरल निमोनिया होता है, वो नॉर्मल निमोनिया नहीं होता जिसमें इन्फेक्शन होता है, बहुत हाई फीवर होता है, ये होता है। ये वायरल निमोनिया होता है, वो खुद ब खुद क्लियर भी हो जाता है आपके लंग्स। एंड सर, आप कोविड के थोड़े हमें शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म अगर आप इफेक्ट्स बताओगे ऑन द लंग्स एंड जो डैमेजेस होते हैं उसके बारे में इफ यू कुड एक्सप्लेन। बेसिकली तो वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमने केसेस देखे हैं, 2 तरह का अटैक होता है लंग्स पे कोविड के दौरान। एक तो वी ऑल नो कि बहुत सीवियर स्ट्रेन होता है जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा सिक होते हैं, बहुत सारी मॉर्टेलिटी भी होती है, पेशेंट एक्सपायर भी हो जाता है। सो दैट इज लाइक इट डैमेजेस द लंग्स। सो बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाती और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। एक तो ये स्टेज होती है जो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। सेकंड, कोविड निमोनिया विदाउट एनी सीवियर डैमेज टू द लंग्स, इट इज जस्ट लंग्स के जो स्पेस है वो फिल्ड हो जाते हैं और वो फिर क्लियर हो जाते हैं इन 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज आफ्टर कोविड। ये लंग्स आपके पहले की तरह ही हो जाते हैं। ओके, तीसरा होता है पोस्ट कोविड लंग्स में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इसमें जिसको सीवियर निमोनिया होता है, जैसे निमोनिया की अब हमें सबको पता है जब HRCT होता है तो सबकी क्राइटेरिया होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, स्कोर सबको पता है। अब एवरीवन नोस कि मेरा तो 3 का निमोनिया था, 3/20। तो जो सीवियर होता है ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं लंग्स में, उसमें फाइब्रोसिस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं।
ये फाइब्रोसिस वो कॉमन वाला फाइब्रोसिस नहीं है जैसे हम गूगल पे देखते हैं कि वो बढ़ता ही चला गया और सारा लंग्स इन्वॉल्व हो गया। ये स्कार टिश्यू होता है जहाँ पे निमोनिया हुआ, उस एरिया ऑफ लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया। सो इस चीज से हमें थोड़ा टैकल करना है इस फाइब्रोसिस को, कि बिकॉज कोविड तो अभी हो रहा है, लॉट्स ऑफ यंग पॉपुलेशन इज अफेक्टेड, तो हमें देखना है कि कमिंग उनके आने वाले 30 इयर्स ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। एंड सर जैसे हमें अभी कोविड हुआ और जैसे अभी निमोनिया भी हो गया, माइल्ड या मॉडरेट निमोनिया, तो हमें कितना टाइम लगता है टू रिकवर फ्रॉम दैट जनरल में? जैसा कि मैंने बोला, इट इज नॉट लाइक दैट। आप एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हो और आपके लंग्स में निमोनिया भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अंदर ही अंदर ठीक हो जाएगा। देयर इज वन टर्म जब हम पढ़ाई करते हैं मेडिकल, तो जब हम वायरल निमोनिया करते हैं जो कि हम रिलेट नहीं कर पाते थे, इस पर कोविड ने वो सिखाया हमें भी। वायरल निमोनिया इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट। वायरल निमोनिया का सिम्टोमेटिक और इन्वॉल्वमेंट दोनों अलग अलग होता है। मतलब वो कम इन्वॉल्वमेंट में भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिप हो सकती है, और किसी किसी पेशेंट में आप देखोगे निमोनिया 20 आउट ऑफ 25, 22 आउट ऑफ 25, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ऑक्सीजन भी नहीं डिप कर रहा, दे आर हेल एंड हेल्दी, उन्हें कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही। किसी पेशेंट में इट इज 6 आउट ऑफ 25 ओनली, बट ऑक्सीजन भी डिप कर गया, शॉर्टनेस ऑफ डिप। सो इट इज नथिंग लाइक एक टिपिकल है कि निमोनिया ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका ऐसा कोई क्लियर रीजन नहीं? आप अगर पूछना चाहो तो वैसा कुछ नहीं है, इससे कितना इन्वॉल्वमेंट होगा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है इम्यूनिटी के बेसिस पे या किसी भी चीज के बेसिस पे। बिकॉज यंग हेल्दी विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज, विदाउट एनी स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट, हेल्दी लाइफस्टाइल वाले बंदों को भी हमने कम करते हुए देखा है, सकम करते हुए देखा, और कोई और नहीं रहती जिनको लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम, उनको भी बहुत तकलीफ में जाते हुए देखा है। सर जैसे जो आज मेन सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और आई एम श्योर व्यूअर्स भी हमारा इसके बारे में आप जवाब जानना चाहते हैं, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च आई है एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे लंग्स बहुत दिनों तक लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज रहते हैं आफ्टर कोविड। एंड अगर हम सिटी स्कैन भी जैसे करवाते हैं उसके बाद भी हमें उसमें वो नहीं पता चलता, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या ये सही है एंड व्हाट्स योर रिस्पांस? यस, मैंने भी पढ़ा है वो। दे आर सेइंग कि अगर हम एमआरआई करते हैं, जेनन एमआरआई, एक्सी एमआरआई जैसे भी बोल, तो उससे हमें पता चलता है जो मोस्ट प्रोबेबली सिटी स्कैन में भी ना आए। ठीक है। सो स्टडी है, देखो मेडिकल फील्ड में कोई भी स्टडी 100% कंफर्मेटरी नहीं होती। मेडिकल फील्ड में स्टडीज होते हैं, फिर उन पे व्यूज होती है, अपनी रिसर्च होती है, तो उसके हिसाब से वो स्टडी सही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप सिटी स्कैन करो तो सब कुछ क्लियर लगे, बट जेनन एमआरआई आप करो तो फिर आप पता चलेगा कि नहीं, माइक्रो लेवल पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है जो सिटी स्कैन मिस कर जाता है। एमआरआई इज वेरी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, जो सिटी स्कैन से थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव होता है, टिश्यू लेवल पे, एल्वियोलर लेवल पे देखने के, सो दैट इट डिटेक्ट्स दैट। बट देयर इज स्टिल सम कंफ्यूजन, बिकॉज जो जैसे ऑनगोइंग असॉल्ट, जैसे पॉल्यूशन, दैट इज ऑनगोइंग, स्मोकिंग है बहुत सारे लोगों में ऑनगोइंग, अदर लंग असॉल्ट है, तो उनके कारण भी एमआरआई में वो डैमेज आ सकता है। तो हमें पोस्ट कोविड ये कोविड के कारण था या ऑनगोइंग असॉल्ट के कारण था, इसमें डिफरेंशिएशन करने में अभी भी थोड़ा टाइम है। एंड डेफिनेटली कोविड के कारण जब लंग्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट एमआरआई में दिखेगी। सो द स्टडी इज ऑल राइट, बट वी हैव टू स्टिल वेट फॉर फर्दर इम्प्लिकेशंस। तो सर जैसे कि अब लाइक वी रीड द स्टडी एंड वी आर लाइक नॉर्मल पीपल एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एंड अगर हम जैसे हमने सीटी स्कैन में हमारा बिल्कुल सही आया है लेकिन हमारा कोविड था, तो हाउ शुड वी नो कि हमें एमआरआई करवाना चाहिए नहीं कराना चाहिए? लाइक हम एकदम से बैठ जाएं बट फिर हमें लगे कि मन में एक डर हो, तो फिर वो क्या करें? किसी कोई सा भी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट जब होता है
स्क्रीनिंग के लिए वी कैन नॉट सेंड एवरीवन फॉर एमआरआई, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो एंड बहुत अफोर्डेबल भी नहीं है लोगों के लिए, प्लस हर जगह वो उपलब्ध भी नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। सो और कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया होता है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, वो वाइडली अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए। सो एमआरआई, Xenon MRI and all we can do for some people just for experimental or study purpose, and we cannot send everyone to go for that MRI. And as we all know, this disease is still new to us. CT scan is a respectable thing which we can go for, and we can relate to that कि अच्छा lungs clear हो चुके हैं तो we can relax for that for the time being. That micromolecular level, yes, that may make the lungs little allergic, but there is nothing to be much scared of. अभी डरना नहीं है, वैसे ही already इतना panic है, लोग छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। So अभी let's pass some time, let's give the study also some time, and let's wait for the final results. And sir कि जैसे हम recover हो गए, so anything जो हमें करना चाहिए, like exercises, breathing exercises, the kind of food we should take after we recover from COVID, कि हमें effects ना हो। Yes. See, whether COVID or non-COVID, there is no substitute for healthy life and a balanced diet. आप COVID recovered हो तो आपको definitely ये थोड़ा और ध्यान रखना है इस चीज का, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू कीप योर लंग्स हेल्दी, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आजकल तो बहुत डिबेट भी चल रहा है आयुर्वेद और एलोपैथी। बट कभी भी whether there is any disease in the body or where there is no disease in the body, आप हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, नॉर्मल एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी बॉडी एनीवेज बेटर ही रहेगी। और पोस्ट कोविड तो ये करना ही है, हाई प्रोटीन डाइट। आप जिनको थोड़ा सीवियर होता है, जो एडमिटेड होते हैं, जिनको घर पे भी ज्यादा तकलीफ होती है, जब द मोस्ट कॉमन थिंग जो लोगों में है कि उनको वीकनेस नहीं जा रही होती, वीकनेस बहुत दिन तक रहती है, वो बेड से उठना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है कोविड पेशेंट्स। सो दिस वीकनेस, ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी पोस्ट कोविड, जिससे वो धीरे धीरे थोड़ा जल्दी रिकवर। एंड ऑल्सो डॉक्टर की जैसे हमें कोविड में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, वी हैड वेरी माइल्ड कोविड, बट उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों में ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम बहुत महीनों तक चल रही है, तो उसमें क्या करें, वो ऐसा क्यों हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको ब्रेथलेसनेस भी आप बोलते हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोलते हो, उनका दो रीजन जो मैंने अभी पेशेंट्स में देखा। एक तो कोविड के बाद लंग्स थोड़े एलर्जिक हो जा रहे हैं लोगों के, जैसे एस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये सब कॉमन टर्म है, सीजनल एलर्जी। सो उसमें थोड़ा सीजन चेंज या कोविड के बाद एसी यूज करना, जैसे कोविड के टाइम लोगों ने एसी नहीं यूज किया, फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो फिर एसी यूज करना शुरू करते हैं, थोड़ा नॉर्मल लाइफ, तो उसके कारण थोड़ा कंजेशन होना शुरू होता है चेस्ट, जो मैंने बोला लंग्स थोड़े एलर्जिक हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ये सब, ये माइल्ड लेवल। दूसरा जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पैनिक बहुत ज्यादा हो चुका है लोगों में पोस्ट कोविड के ब्लैक फंगस एंड ऑल का जो इतना सारा न्यूज आया, इसके कारण लोग इतने ज्यादा एंग्शियस है, इतने ज्यादा पैनिक में है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। तो पोस्ट कोविड दिस इज लाइक वेरी कॉमन पैनिक अटैक, एवरीवन इज एंग्शियस, सो नहीं पा रहे ठीक से, नींद नहीं आ रही ठीक से, लोग 50 बार दिन में कॉल करते हैं कि सर कहीं हमें ब्लैक फंगस तो ना हो जाएगा। बट ये हाफ इंफॉर्मेशन इज वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर पोस्ट कोविड पेशेंट्स। सो एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, लंग्स एलर्जिक हो रहे हैं, सो ये सारे कंबाइन करके थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सब हो रही है, बिकॉज लंग्स आर इन्वॉल्व, थोड़ी बहुत होती। ओके एंड सर जैसे 3 months तक बोलते हैं कि वी शुड कीप अ चेक कि हमारी लंग्स आर इन गुड शेप एंड कोविड के बाद अच्छे से केयर करें, तो सर वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें वी शुड लुक अपॉन, कि हाँ मतलब इसके बाद दो ज्यादा अलार्मिंग सिम्टम्स कि वी शुड लुक एट देम? सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, इट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके बाद कोई क्रॉनिक कफ हो रहा है, खांसी हो रही है ऐसी जो जा नहीं रही है, वूपिंग कफ मतलब लंबी लंबी खांसी हो रही है,
जो क्लियर नहीं हो पा रही। कोविड के बाद भी अब कुछ पेशेंट्स है जिनको महीनों से खांसी नहीं ठीक हो रही है। प्लस चेस्ट पेन होता है, मतलब डीप ब्रेथ करने पे पेन हो रहा है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ कंजेशन, चेस्ट टाइटनेस इन द, जो कोविड के बाद जनरली धीरे धीरे ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो आपका 15-20 दिन 25 दिन तक भी लिंगर ऑन कर रहा है, जो ठीक नहीं हो, देन यू मस्ट कंसल्ट अ पल्मोनोलॉजिस्ट। एंड सर ऑल्सो कि जैसे हम सिटी स्कैन करवा रहे हैं, एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ डिबेट्स कि इतनी ज्यादा ही बार सिटी स्कैन नहीं करवानी चाहिए, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? और अगर जैसे हमने अभी कराई एंड देन एक वीक बाद यू थिंक कि योर पेशेंट इज रिकवरिंग, तो विल यू एडवाइज दैट पर्सन टू गेट अ सिटी स्कैन डन अगेन? No. Minimum CT scans. One CT scan is equal to 400 times of X-rays. Okay. So जिसमें required होगी, what I followed in this COVID is, अगर mild symptoms है तो मैं CT scan नहीं recommend करता। Plus day 1 to day 6 पे CT scan कराने का कोई मतलब नहीं बनता। जहाँ सैचुरेशन डिप कर रहा है, जहाँ पेशेंट्स थोड़े सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, जहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है, जहाँ खांसी बहुत ज्यादा होती है, जहाँ फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, सिम्टम्स जब ज्यादा, देन डे 6, 7, 8 पे सीटी स्कैन कराने से एक पिक्चर मिल जाता है लंग्स कितने इन्वॉल्व है, हमें कितना एफर्ट लगाना चाहिए पेशेंट को ठीक करने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए, घर पे हम ठीक कर सकते हैं, ये सब देखने के लिए। रिपीट सीटी स्कैन इज ऑल्सो नॉट नीडेड अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है। अगर किसी की शुरू में ही सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी, 15-20 आउट ऑफ 4, तो फिर हम 20-25 दिन, एक महीने बाद एक सीटी स्कैन रिपीट करके देख सकते हैं कि लंग्स में और कोई हमें एंटीफाइब्रोटिक्स देने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, या कितना रिकवर हो चुका, कोई फाइब्रोसिस हुआ है। सिंपल केसेस, माइल्ड केसेस में ज्यादा सीटी स्कैन नहीं, एक्सरे से भी हम काम कभी कभी चला सकते हैं। And sir, because you are in that position, you're witnessing such cases, तो आप youngsters के भी आपको ऐसे बहुत cases आपके सामने आ रहे हैं या फिर? In this way, youngsters are more involved, और कोविड ने इस बार किसी को भी नहीं छोड़ा। I've seen lots of youngsters, किसी में लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत सारे सकम भी किए हैं। मतलब I have seen casualties in all age group, like 20, 25, 30, 35, 40. So this was really a bad strain of COVID this time. Lastly, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती थी कि आजकल प्रोनिंग जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इट्स इन द न्यूज एंड इट्स वेरी एडवाइजेबल, सो क्या वो रियली इतना इफेक्टिव है? एंड अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। प्रोन पोजिशनिंग, पोजिशनिंग जो हम पेट के तरफ से लेटते हैं या प्रोन पोजीशन करते हैं, I will tell you literally that was the most effective thing in this treatment of COVID at home, because there was one situation in April when people needed oxygen, their saturation was falling, there were no beds in hospital, there were no cylinders, no oxygen supply, no concentrators for rent, and I used to get calls, sir मेरी saturation fall हो रही है, मेरी saturation 86 पे है, and what to do, where to go, how to improve that. So there was only one thing. we had only one, वो बोलते हैं ना कमान में बस एक ही लास्ट तीर था, प्रोनिंग करो, deep breaths लो, and it has worked wonders because scientific reason है, when you lie down, जब हम पेट की तरफ से लेटते हैं तो हमारे लंग्स के ऊपर से हमारा हार्ट का प्रेशर चला जाता है, लंग्स को ब्रीद इन करने का, एक्सपैंड करने का बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। सो जो ऑलरेडी डिजीज्ड लंग है, जिसमें ऑलरेडी कोविड हो रखा है, निमोनिया हो रखा है, जो पहले से ही प्रेस हो जाने पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजनेशन नहीं कर पा रहे, उनको एक लाइफलाइन मिल जाती है। तो 5, 6, 7 पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन अप चला जाता है, एंड दैट गिव्स द मोरल बूस्ट फॉर द पेशेंट आल्सो। Because what I have learned in this COVID की medicines तो चलो बहुत सारे effective है, नहीं है, जो भी है, hope was the most important thing which patients were missing. जिनको hope मिल गया वो survive कर जा रहे हैं। Hope, and like you said, panic नहीं, वो victory। Yes. And falling is like such a high impact on the mind of patients. They were like
रेस्टलेस, एंड इन दैट रेस्टलेसनेस बहुत सारे कार्डियक हार्ट फेल, जिसको आप कॉमन टर्म में बोलते हो कार्डियक अटैक्स, ये सब हो रहे थे पेशेंट्स। सो प्रोनिंग वाज अ बून, इट विल बी if there is a wave. Of course. And so lastly, any tips and tricks that you would like to tell our viewers कि हम थोड़ा वो follow करें तो भी थोड़ा सा हमारा बचाव हो सके इस पूरे सिनेरियो से? फिर से सब अनलॉक होना शुरू हुआ। There was a devastating second wave जो अभी just pass हुआ, and we witnessed it and we faced it। ऐसा कंडीशन तो हमारे कंट्री में कभी नहीं आया था, हमने कभी नहीं देखा, and we pray to God कि ऐसा कभी दोबारा हो। But अनलॉक होना शुरू हो रहा है। I'm looking at people, they are just willing to go out. They have not learned। हाँ ठीक है, जिनके घर में हुआ they are scared थोड़ा, but only we can avoid as a people second and third wave। Otherwise अगर हम फिर से वही गलतियां करेंगे तो थर्ड वेव आने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना ही पड़ेगा, हमें दूसरे कंट्रीज की तरह खुद को संभालना पड़ेगा। हम अब वैसी छूट के साथ हम गैदरिंग नहीं कर सकते, हम वेकेशन पे नहीं निकल सकते। मास्क और डबल मास्क बेटर, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सैनिटाइजेशन, 6 फीट डिस्टेंस, ये अभी जब तक कोविड खत्म नहीं होता ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया से कोविड कभी नहीं खत्म हो पाएगा। वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू आवर लिटरेसी रेट ऑफ हमारा जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। अदरवाइज विदेशों में पॉपुलेशन नहीं है उतना, दे डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, वी हैव एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, सो दैट वो लोग शायद ठीक भी हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 90 डेज या कुछ मंथ्स में कोई केस नहीं आए। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करना है तो बस हमारे ऊपर ही सारा डिपेंड है, सरकार इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती। So sir, that was it. Yeah, thank you so much for speaking to us. It was a pleasure. Thank you so much. So well, like the doctor said कि अभी स्टडी की डिटेल्स आने के और वेट करें, and without doctor's consultation do not go for such MRIs as well as CT scans. Effects हो सकते हैं, but do not panic please and have a healthy diet and stay safe. And अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया then please do like, share and subscribe to DNP India. And do not forget to share this video as much as you can. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep watching DNP India.